नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या देश में बुलेट ट्रेन 5 साल के अंदर चलाई जा सकती थी 5 ईयर्स में? क्या मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, ये जो बब्बर शेर वाला जो प्रोजेक्ट है, अगर ये सफल हुआ होता तो क्या आपकी तकदीर बदल सकती थी, किस्मत बदल सकती थी आपके परिवार की? क्या महंगाई, जिसे आप रोज सामना जिसका आप करते हैं, क्या ये महंगाई अभी और बढ़ेगी और कमर तोड़ देगी आगे चलकर इस बजट के बाद? और क्या ये जो रुपया है जिसकी कीमत आज एकदम नीचे चली गई, ऐतिहासिक नीचे गई, और ये जो रुपया है जिसकी कीमत आज पाताल छूने लगी, क्या अभी स्थितियां और बदतर होंगी? यानी अगर बेरोजगारी की बात करूं या और तमाम दुश्वारियों की बात करूं तो क्या मसले अभी और बदतर होंगे? क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर इसके जिम्मेदार कौन है? क्या देश और दुनिया के हालात हैं, या इसके जिम्मेदार मोदी जी के कुछ फैसले हैं, सम डिसीशंस मोदी जी के? और ख़ास तौर पर अगर मैं डिसीशंस की बात करूं तो मोदी जी और उनकी जो वित्त मंत्री, फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, क्या इन दोनों के कुछ डिसीशंस इस हालात के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसकी जड़ क्या है? और आज मैं इस जड़ में ही अंदर जाना चाहता हूं, क्योंकि आज एक बेहद इंपॉर्टेंट, एक बेहद रेलेवेंट गेस्ट आपके सामने आने जा रहे हैं। इस देश के दो बार के वित्त मंत्री, फिनेंस मिनिस्टर, एक ऐसे फिनेंस मिनिस्टर जिन्होंने कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। मोदी को भी देखा है, वाजपेयी को भी देखा है, चंद्रशेखर के टाइम से लेकर मनमोहन सिंह को भी देखा है। यशवंत सिन्हा, आईएएस ऑफिसर, 2 बार के फिनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर, फॉरेन मिनिस्टर, और आज की तारीख में आप कह सकते हैं इस देश के एक बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक, यशवंत सिन्हा। आज मोदी को लेकर, उनकी वर्किंग को लेकर, उनकी योजनाएं क्यों फ्लॉप हो जाती हैं? क्या इम्प्लीमेंटेशन मोदी नहीं कर पाते, या जो योजनाएं वो लागू करते हैं उनका ऑडिट नहीं कराते? क्या कैबिनेट मिनिस्टर से मोदी जी खुल नहीं पाते? क्या वाजपेयी या मनमोहन की सरकारें ज़्यादा बेहतर थीं? बहुत से ऐसे सवाल किए। अडानी पर भी मैंने पूछा है कि अडानी जैसा फिनोमेना क्या वाकई ये कॉरपोरेट को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, या फिर अडानी जैसा व्यक्ति सरकार के फैसलों पर हावी होता जा रहा है, सरकार झुकती जा रही? ये भी मैंने ऐसे बहुत से सवाल यशवंत सिन्हा साहब से करे हैं। और मैंने उनसे ये भी पूछा, आखिर में ये भी पूछा मैंने कहा भाई, आपने तो वाजपेयी जी के साथ काम किया है, मोदी को आप देख रहे हैं, जब आप फिनेंस मिनिस्टर थे तो मोदी चीफ मिनिस्टर थे, आपको रिपोर्ट करते थे, आपसे समय मांगते थे मिलने का, तो आपने तो मोदी को भी देखा है, वाजपेयी को देखा है, बुनियादी फ़र्क क्या है दोनों में? सुनिए। तो वाजपेयी को भी आपने देखा, अब आप मोदी को देख रहे हैं, दोनों ही बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन दोनों को अगर मैं कहूं, अगर 2-3 लाइन में इनमें तुलना करूं तो अब वो आपकी तुलना क्या होगी? वाजपेयी आसमान और जमीन में, आसमान और जी? जमीन में तुलना, आसमान और जमीन में तुलना हो सकती है क्या? अब आज का जो इंटरव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, लाइफ से, फ्यूचर से, आपके परिवार से, मुल्क कहाँ जा रहा है, बढ़ रहा है, क्या समस्याओं का कोई निदान है, सॉल्यूशन है, क्या खुशगवार दिन आ सकते हैं, क्या दुश्वारियाँ बढ़ेंगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कोशिश ये की है यशवंत सिन्हा साहब ने कि आसान भाषा में चीज़ों को सामने रखा जाए। सुनिए, आखिर तक सुनिए, बहुत कुछ है इस इंटरव्यू में। मेरा जो पहला सवाल है सिन्हा साहब ये है कि रुपया जो है, उसकी जो वैल्यू है गिरती जा रही है, 86 रुपए से ज़्यादा $1 जो रुपया है, मुझे तो लगता है कि कहीं 100 रुपए तक ना पहुंच जाए। और मोदी जी बात करते थे कि नहीं नहीं साहब, रुपया जो है नीचे गिर रहा है, मैं इसको रोक दूंगा, इस तरह की बातें होती थी। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। सवाल मेरा ये कि रुपया नीचे जा रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, शेयर मार्केट में आप देख रहे हैं किस तरह से शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है। आम आदमी के लिए इसका मतलब सिन्हा साहब क्या है? आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए इसका मतलब बहुत गंभीर है, और हम केवल ये कह के नहीं बच सकते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर गड़बड़ियां हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये कह के हम नहीं बच सकते हैं। तो इसलिए
देश की जो आर्थिक स्थिति इस समय है, जैसा आपने खुद कहा, वो चिंताजनक है। केवल बयानबाजी करने से उसका समाधान नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट में जो खर्चा सरकार करती है उसमें भी गिरावट आ रही है, और कुल मिला कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, वो इन सब बातों को देख रहे हैं। आपने मोदी जी की जी बात की, मुझे याद है कि एक बार मनमोहन सिंह के टाइम में मोदी जी ने कहा था कि रुपए में इतनी भयंकर गिरावट आ रही है, ऐसा लगता है जैसे जी मनमोहन सिंह की उम्र और रुपए में मुकाबला हो रहा है कि कौन ज्यादा जल्दी नीचे गिरता है जी या ऊपर उठता है। तो मैं पूर्व वित्त मंत्री था उस समय, बीजेपी में ही था। मैंने इस तरह का बयान नहीं दिया क्योंकि मैं परिस्थितियों को समझ रहा था। मोदी जी नहीं समझ रहे थे, तो उन्होंने यह जी राजनीतिक एक बयानबाजी की। आज जी मोदी जी खामोश क्यों है? रुपए की गिरावट पर मोदी जी या निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री या गवर्नमेंट के लोग ये खामोश क्यों है? इनको आके देश की जनता को भरोसा दिलाना चाहिए कि भाई सब कुछ जी ठीक ठाक है। यशवंत जी, आप देश के वित्त मंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, फॉरेन मिनिस्टर रहे, दुनिया को भी समझते हैं और देश को भी समझते हैं, देश की आर्थिक स्थिति को भी समझते हैं। और आप जब फाइनेंस मिनिस्टर थे वाजपेयी सरकार में, उस वक्त मिस्टर मोदी जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। तो आपने तो भाई, आपके तो जूनियर ही हैं, मिस्टर मोदी तो आपके जूनियर ही हैं, उस वक्त भी आपसे मिलते होंगे। मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तरफ मोदी जी मंच पर 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं कि साहब हम अब चाइना को टक्कर देंगे, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे अमेरिका और चाइना के बाद। देश में डिजिटल इंडिया होगा, देश में मेक इन इंडिया होगा, देश में फैक्ट्रियां होंगी, देश एक रफ्तार पकड़ेगा। तो ये जब बात कहते हैं तो लोगों को लगा कि नहीं भाई, इस आदमी में, बंदे में दम है। लेकिन जब हम जमीनी स्थिति देख रहे हैं आज की तारीख में, तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी इकोनॉमी को समझते नहीं हैं या उनके पास बेहतर इकोनॉमिस्ट नहीं? गड़बड़ कहाँ हो रही सर, मैं ये जानना चाह रहा देखिए, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे एक अरसे तक, 12 साल। जब वो आ गए प्रधानमंत्री बन के, वो भारत सरकार में कभी मंत्री नहीं रहे, और भारत सरकार के मैं कहूँगा इकोनॉमिक मिनिस्ट्री जो थी उसमें उन्होंने कभी काम नहीं किया, कोई अनुभव नहीं था। गुजरात का हूं। जो जी अनुभव था एक राज्य का, वो अपने आप में अधूरा था। भारत सरकार में जो समस्याएं, खास करके आर्थिक समस्याएं आती हैं, उसके लिए मोदी जी ने, मोदी जी के बारे में क्या कहा जाए, सर्वज्ञानी है, सर्वगुण संपन्न है। तो उन्होंने ये सोचा कि मुझे किसी एडवाइस की जरूरत नहीं है, ओके। वो सब समझते हैं और सब वो अपना ठीक ठाक कर देंगे। और उन्होंने बड़े सपने दिखाए, अभी आपने उसका जिक्र किया, ये कर देंगे वो कर जी देंगे। ये सपने थे जो उन्होंने दिखाए, और देश की जनता ने उसको मान लिया कि मोदी जी आएंगे तो मोदी जी इन सपनों को साकार करेंगे। बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी, सब लोग सुखी हो जाएंगे, जी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हुआ इसके ठीक विपरीत। लेकिन 10 साल में मोदी जी ने सपने दिखाना बंद नहीं किया है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो। अब मैं आपसे एक बात सवाल पूछता हूँ, ये ट्रिलियन क्या होता है? आप जाके देहात में क्या शहर में भी किसी से पूछे भाई ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं, तो कोई बता पाएगा? ट्रिलियन, करोड़, अरब, खरब, ये सब यहाँ के लोग समझेंगे। लेकिन एक ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, डॉलर विदेशी मुद्रा है, उसकी इकोनॉमी उतने साइज को पकड़ लेगी। एक सपना था, उन्होंने दिखाया और सब लोग लेके उसको चल पड़े, 5 ट्रिलियन आगे बढ़। इकोनॉमी। तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें उन्होंने सपने दिखाए, सपने साकार नहीं हुए, उसका कोई एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं आया। एक्सप्लेनेशन दो ही जगह, तीन जगह पूछी जा सकती है। एक हमारी सिस्टम है, पार्लियामेंट में एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन के द्वारा। जी दूसरा मीडिया में पूछी जा सकती है। तीसरा जुडिशरी में पूछी जा सकती है।
और मुझे ये कहते हुए सख्त अफसोस हो रहा है दीपक जी कि ये तीनों संस्थाएं सो गई हैं, कहीं ना कहीं सोई हुई हैं। पार्लियामेंट और और पार्लियामेंट भी, मीडिया भी, जुडिशरी भी, हम सवाल पूछना ही भूल गए इस मुल्क में। मुझे याद, आपने कहा मैं वित्त मंत्री था या विदेश मंत्री था, इतने सवाल लोग पूछते थे और इतने का जवाब हम देते थे। हम ही आपसे लेकिन बहुत सवाल पूछते थे जी। आप सोचिए तो जी अब क्या हो रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है, कोई वित्त मंत्री जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? मोदी जी की बात छोड़ दिए, मोदी जी ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ही नहीं है। तो जी। लोग सवाल पूछना भूल गए हैं, कोई सवाल नहीं पूछता है, सब कुछ ठीक ठाक है, समझ लो, मान लो, जो सरकार कहती है उसको सही मान लो। यही चल रहा है इस देश में और हम एक इस चीज दुर्गत को। यशवंत यशवंत सिन्हा जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे। ठीक है, आपने कहा कि मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो भारत सरकार में मंत्री कभी नहीं रहे, उन्हें भारत सरकार की जो फाइनेंस और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था से जुड़े जो मंत्रालय हैं उसका कोई ज्ञान संज्ञान नहीं था। तो भाई मोदी जी कुछ एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते थे। क्या आपको लगता है कि आज हमारे देश में कोई अर्थशास्त्री नहीं है, कोई अर्थ का ज्ञाता नहीं है, कोई कौटिल्य नहीं बचा अब इस देश में? क्या आपको ये लगता है इस वजह से मोदी जी राय नहीं ले पा रहे, सब अमेरिका चले गए यहाँ से? देर इज नो इकोनॉमिक इकोनॉमिस्ट राइट नाउ इन द कंट्री। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि देश में ऐसे लोग हैं जिनको अनुभव है। और मैं इसमें जब मैं बात करता हूं तो मैं इकोनॉमिस्ट और नॉन इकोनॉमिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी इंक्लूड कर रहा हूं। सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने हैंडल किया है पूर्व में, जिन्होंने जी, इन स्थितियों का आप थे, मुकाबला आप ही ब्यूरोक्रेट थे, आपने हैंडल किया फाइनेंस मिनिस्ट्री को मैंने जी। मैंने फिर फाइनेंस मिनिस्टर था। तो अब आज तक 10 वर्ष गुजर गए, कभी सरकार ने हमसे पूछा कि भाई आपके समय में समस्याएं आई थी तो आपने कैसे टैकल किया उसको? हमसे तो नहीं आपको पूछा। निर्मला सीतारमन ने कभी फोन नहीं किया? नहीं नहीं, छोड़ दीजिए उस बात को, किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो पर्सोना नहीं नॉन ग्राटा। आपसे, नहीं मैं कह रहा हूं आप एक सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर थे, निर्मला जी आपसे इतनी जूनियर हैं, जूनियर है, वो तो स्टूडेंट हैं आपकी तरह से। क्या उनको फोन करना चाहिए था? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, एक सवाल था हमारे दर्शकों का कि क्या निर्मला सीतारमन जी ने कभी यशवंत सिन्हा से बात की, कभी पूछा कि भाई कुछ मार्गदर्शन करिए? दीपक जी, जब वो लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री और हमारे संबंध मधुर नहीं है, तो आप समझते हैं कि सरकार में कोई भी ऐसा मंत्री है जो मुझसे फोन पर बात करने के बारे में सोचेगा भी? कोई सवाल ही नहीं है। एक एक सवाल था, क्योंकि आप एक आईएएस ऑफिसर रहे, आप मंत्री रहे, पॉलिटिकल लीडर रहे, आप बीजेपी में रहे, बीजेपी के आप सिस्टम को समझते हैं, और एक टाइम पे जब आप मंत्री थे केंद्र सरकार में, तब मोदी जी राज्य सरकार में मुख्यमंत्री थे। तो मुख्यमंत्री जैसे उनकी वर्किंग को भी आपने देखा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपसे बेहतर ये सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाएगा, कि जैसे मोदी जी कोई प्लान बनाते हैं कि भाई मेक इन इंडिया, एक शेर लेके आए, उस पर मेक इन इंडिया लिखा उस शेर के ऊपर, और फिर मोदी जी ने कहा कि हर देश में और हर प्रदेश में और हर जिले में फैक्ट्रीज हम बनाएंगे, हर सेक्टर में फैक्ट्री बनेगी, और भारत इतना उत्पादन करेगा, इतनी मैन्युफैक्चरिंग करेगा कि हम चाइना को एक आप कह सकते हैं टक्कर देंगे, या चाइना का सब्स्टिट्यूट भारत में आएगा मैन्युफैक्चरिंग में। तो सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। तो मोदी जी जब प्लान लाते हैं, अनाउंस करते हैं, तब तो लगता है कि भाई कुछ इस बार होने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, वो पटरी पे उतरता नहीं है, चलता नहीं आगे। तो इसके पीछे क्या वजह लगती है? क्या ब्यूरोक्रेट उनकी बात नहीं समझते, या उनके मंत्री उनकी बात नहीं समझते, या कहीं न कहीं मोदी जी एक्सपर्ट की राय नहीं लेते? कुछ तो 2-3 कुछ गलतियाँ तो होंगी, कुछ कमियाँ तो होंगी कि मोदी जी की कोई स्कीम सुपर हिट नहीं होती। बताता हूँ आपको क्या कमी है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब हम लोग सरकार में थे तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की, जी हाँ, जी हाँ, वाजपेयी जी के टाइम पे। वाजपेयी जी के टाइम में, और बहुत ही सक्सेसफुल योजना आज तक चल रही है। तो उस योजना को लागू करते समय, चूंकि मेरा कुछ फील्ड का भी अनुभव था, प्रशासन का अनुभव था, राजनीति का अनुभव था, तो उसमें हम लोगों ने इतने कड़े नियम बनाए कि पैसे का दुरुपयोग नहीं हो। और क्या
क्या प्रगति हो रही है इसका बिल्कुल सही ढंग से आकलन किया जाए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक बार मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ लोग एक सड़क को खोद रहे हैं। वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम सड़क की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। तो कौन है आप लोग? तो उन्होंने कहा हम लोग आंध्र प्रदेश से आए हैं। आंध्र प्रदेश के एक्सपर्ट्स आकर झारखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता की जांच कर रहे थे। उनका कोई इंटरेस्ट है? आप अगर झारखंड के लोगों को ही देते तो शायद कोई जी। मिली भगत होती। इस तरह की एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई कि गुणवत्ता बरकरार रहे, उस योजना में पैसे का दुरुपयोग नहीं हो। अब हम मोदी जी की कोई भी योजना ले लीजिए, उनको बहुत अनुभव है सरकार चलाने का राज्य में, गुजरात में, लेकिन कैसे कहाँ पैसे का दुरुपयोग होगा, कहाँ बंदरबाट होगा, कहाँ करप्शन आ जाएगा, उसकी जब तक आप चिंता नहीं करेंगे स्कीम बनाते समय, तब तक कभी भी सही ढंग से आपकी स्कीम धरातल पर नहीं उतर सकती है। अब आप कोई भी ले लीजिए, सब हम लोग भूल गए उस बात को। स्वच्छ भारत, इतने सारे टॉयलेट्स जी। बनाए गए टॉयलेट्स। टॉयलेट्स जी। बनाए गए। आज उन टॉयलेट्स का कैसे उपयोग हो रहा है? उसमें लोग बकरी बांध रहे हैं, पुआल रख रहे हैं, क्योंकि योजना बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि पानी कहाँ से आएगा टॉयलेट में। ओके। तो 12,000 12,500 रुपए का एक टॉयलेट बनाना था, लोगों को दे दिया गया, फोर्स किया गया आप ले लो। पानी की उसमें व्यवस्था नहीं हुई। पानी की व्यवस्था नहीं हुई और बंदरबाट हो गया। प्रशासन के लोगों ने 5,000 7,000 रुपया बना लिए, बाकी जो उसको मिला 5,000 7,000 रुपया, उसमें वो क्या बनाता, वो उसने पैसे का दुरुपयोग कर लिया। आज तक आकलन हुआ है सीएजी के द्वारा या किसी के द्वारा कि ये जो टॉयलेट बनाने की योजना थी स्वच्छ भारत वाली, उसका क्या हश्र हुआ? कितने टॉयलेट उसका चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे हैं? एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि कुछ नहीं हुआ। तो योजनाओं का की समीक्षा नहीं हो रही है, ऑडिट नहीं तथ्य हो रहा है। हाँ, ऑडिट ऑडिट ढंग से केजरीवाल नहीं का हो करा रहे हैं वो। रहा। तो केजरीवाल के घर का जो सरकारी बंगला है, हाँ, उस वही मुद्दा सरकारी बंगले का ऑडिट हो रहा है, लेकिन देश की जो हाँ, बड़ी स्कीम्स हैं उसका आप कह रहे हैं ऑडिट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। जी। एक यशवंत जी, एक चीज और, जैसे मेरी कुछ मंत्रियों से बात भी होती है ऑफ द रिकॉर्ड, जो मोदी सरकार में, अब वो खुलकर तो नहीं बोलते, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता है कि मोदी जी अपने मंत्री से कहीं ज्यादा मंत्री के सेक्रेटरी पर, यानी जो सरकार के मंत्रालय का सेक्रेटरी है या जॉइंट सेक्रेटरी है, उससे डायरेक्ट डीलिंग कर लेते हैं, मंत्री को कॉन्फिडेंस में लेने देते। बहुत से मंत्री ऐसे हैं जो डरे रहते हैं, कैबिनेट मीटिंग में कोई डिस्कशन नहीं होता, कोई सवाल जवाब नहीं होते। क्या वाजपेयी सरकार में ऐसा होता था? आप लोग कैबिनेट मिनिस्टर थे और पूरे साल रहे, आप पूरे टेन्योर, क्या वाजपेयी सरकार में बातचीत होती थी, आलोचना होती थी, क्रिटिकल असेसमेंट होता था कि भाई ये योजना सही है, गलत है, क्या है? बिल्कुल होती थी, कैबिनेट के भीतर भी होती थी, सरकार में जो व्यवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत होती थी, और हम सब लोग जवाबदेह थे। कहीं न कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर हमको उत्तर देना पड़ता था। सवाल ही आपका एक लंबा सफर रहा सरकार में, और आप वित्त मंत्री रहे, पी चिदम्बरम जो है वो वित्त मंत्री रहे, प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री रहे हाल फिलहाल में, मनमोहन सिंह तो खैर पहले थे उससे, जसवंत सिंह रहे, और अब मैं देख रहा हूं कि भाई अरुण जेटली भी थे, और अब निर्मला सीतारमन है। अगर मैं पूछूं कि अगर जितने भी मैंने नाम लिए, आपका नाम लिया, जसवंत सिंह का नाम लिया, पी चिदम्बरम का मैंने नाम लिया, प्रणब मुखर्जी का नाम लिया, जेटली का नाम लिया, और मैं निर्मला सीतारमन का भी नाम ले रहा हूँ, आप कैसे असेस करते हैं निर्मला सीतारमन को? अगर ये सारे लोग लाइन में खड़े हैं, तो आप निर्मला सीतारमन की जहां तक क्षमता की बात है, पोटेंशियल की बात है, एक्सपीरियंस की, तो आप उनको कहां पाते हैं? ये इसका उत्तर देना हमारे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं भी उस लाइन में खड़ा हूँ जिसका अभी आपने जिक्र किया, और जनता ही असेसमेंट करती है। मेरा कोई भी इसमें असेसमेंट नहीं होगा, लेकिन जनता असेसमेंट करती है। जनता ने हम सबका असेसमेंट। क्या आपको लगता है कि आज देश जिस मुहाने पे खड़ा है, जिस मोड़ पे खड़ा है, जहां पर बेरोजगारी का ग्राफ एकदम बढ़ता जा रहा है, किसानों की आप हाल देख ही रहे हैं कि किसान
का जो मोर्चा है पंजाब में या हरियाणा में, खत्म ही नहीं हो रहा, सब धरने पे बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की हालत देखें तो हमारे एक्सपोर्ट्स लगातार कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे हैं नीचे। इंपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट घट रहे हैं। चाइना और हमारे बीच का जो डेफिसिट है वो भी बढ़ता जा रहा है, घाटा बढ़ता जा रहा है। आधे से ज़्यादा चीज़ें चीन से आ रही हैं। कुल मिलाकर नौकरियों में छँटनियाँ हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि जो हालात आज हो गए हैं उसके पीछे मोदी जी के कुछ फैसले ज़िम्मेदार हैं, मोदी जी की नीतियाँ ज़िम्मेदार हैं? और अगर मैं फैसले पूछूँ तो ज़हन में आपके 2-4 फैसले कौन-से आपको ऐसे लगते हैं? 2-3 मैं बता देता हूँ। एक तो मैं मानता हूँ कि जो नोटबंदी हुआ, वो एक भयानक आर्थिक गलती थी। क्यों किया मोदी जी ने नोटबंदी? आज तक लोग हमारे समझ में बात नहीं आई। और उसके बाद से अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आती रही। विकास दर जो है वो 8.5% से घटकर 4.5% पर पहुंच गया था, जी, डिमोनेटाइजेशन के चलते। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में भी कई ऐसे इन्होंने फैसले किए गलतियाँ। जिससे कि बहुत नुकसान हुआ देश की अर्थव्यवस्था को। उसके बाद जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को ऐसे लागू किया इन लोगों ने जिससे कि धंधे को बहुत नुकसान हुआ। जो लोग इस देश में धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन सबको बहुत परेशानी हुई और बहुत नुकसान हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं वित्त मंत्री था तो एक्साइज रेट्स, जो सेंट्रल एक्साइज के रेट्स थे, वो 10-12 रेट्स थे। उनको कम करते करते मैं लाया 3 पर। और मैं मानता हूं कि जीएसटी के भी 3 ही रेट होने चाहिए। इतने जी, सारे जो रेट्स हैं नहीं होने चाहिए। 3 रेट होना चाहिए, एक मीन रेट, एक मेरिट रेट, एक डिमेरिट रेट। तो नहीं ऐसा किया इन लोगों ने। जीएसटी लागू करने में बहुत तरह की दिक्कतें लोगों को आई, बहुत परेशानी हुई, बहुत बिजनेस का नुकसान हुआ। उससे भरपाई नहीं हुई थी तब तक कोविड आ गया। उससे भरपाई नहीं हुई तब तक ये अर्थव्यवस्था में दूसरे प्रकार की समस्याओं का आगमन हो गया। तो इसलिए अर्थव्यवस्था जो है पिछले 10 वर्षों में रिकवरी नहीं कर पाई है। जी। एक और, क्योंकि आप जब आईएएस ऑफिसर थे तब आप कई सरकारों में रहे। उसके बाद आप जब राजनीति में आए तब आप कई सरकारों में रहे और एकदम टॉप पोज़ीशंस पे गए। कहीं तो आप विदेश मंत्री हैं देश के, कहीं आप जो हैं वित्त मंत्री हैं और आपकी तूती भी बोल रही थी। तो आपने 40-50 बरसों वाले हिंदुस्तान को देखा और अब तक देख रहे हैं आप। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि एक ऐसा आदमी आएगा जो होगा तो कॉर्पोरेट का, लेकिन वो शरद पवार और बीजेपी इन सब की मीटिंग्स कराएगा दिल्ली में। वो जो है, मोदी जी अगर बांग्लादेश जाएँगे तो वो भी पीछे से बांग्लादेश पहुँच जाएगा, वहाँ उसको ठेका मिल जाएगा। मोदी जी श्रीलंका कहीं बात करेंगे तो श्रीलंका में काम मिल जाएगा। मोदी जी इज़राइल में बेंजामिन नेतन्याहू से काम करेंगे तो उनको पोर्ट का काम मिल जाएगा। क्या अडानी जैसे किरदार की, कॉर्पोरेट की आपने कभी कल्पना की थी? ऐसा ब्यूरोक्रेट, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसा फॉरेन मिनिस्टर, ऐसा पॉलिटिशियन, एस यशवंत सिन्हा? द आंसर इज नो। आपको याद होगा कि इसके पहले अंबानीज भी बहुत आए, आज भी हैं, बहुत जी, सामने आए। और ये माना जाता था कि कई सरकारों में उनकी तूती बोलती थी। वो जिस तरह चाहते थे उस तरह वो फैसलों को बदलवा देते थे, अपने हक में कर लेते थे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अंबानीज का भी कभी भी इतना प्रभाव नहीं था देश के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जितना अडानी का लगता है। और अडानी जो हैं वो जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। और अभी मैं देख रहा था आज ही के अखबार में कि 75,000 करोड़ के कितना रुपया वो इन्वेस्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। बहुत अच्छी बात जी, है। वो 75,000 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? आप और हम क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं 7,000 जी, करोड़ रुपया, 700 करोड़ रुपया भी? कहाँ से आता है अदानी के पास इतना पैसा? उसका भी एक एक्सप्लेनेशन है। तो वो ऐसे नहीं आ जाता है। जब दुनिया के लोगों को और देश के लोगों को ये भरोसा हो जाता है कि इसके पीछे मोदी जी हैं और ये जो चाहे करा सकता है, तो उस पर लोगों को भरोसा बढ़ेगा। मोदी, मैं आपसे
आपके सामने सवाल रखना चाहता हूं। मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में देश भर में घूम रहे थे, तो किस कंपनी का प्लेन या किस कंपनी का हेलीकॉप्टर यूज कर रहे थे? अडानी। उनकी जी, तस्वीरें हैं, यहाँ अडानी तस्वीरें हैं। पीछे लिखा अडानी है। अडानी के हवाई जहाज पे नया हवाई जहाज खरीदा गया था, उस पे ही वो हाँ, कैंपेन कर रहे थे। उस पर कैंपेन कर रहे थे। हेलीकॉप्टर्स भी अडानी के थे, उस पर जी, कैंपेन कर रहे थे। कितना उसका किराया हुआ? आज तक किसी ने 10 साल बीत गए इस मुल्क में पूछा कि भाई कितना किराया अडानी के प्लेन और हेलीकॉप्टर का हुआ था 2014 में, और उसका पेमेंट कैसे हुआ? किसने पेमेंट किया? मोदी जी ने पेमेंट किया, गुजरात की सरकार ने पेमेंट किया, भारतीय जनता पार्टी ने पेमेंट किया। कहीं इसका खुलासा नहीं हुआ। तो अगर जी, आप किसी कंपनी का प्लेन और हेलीकॉप्टर लेकर पूरा खुलेआम। कैंपेन कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, तो फिर उसकी चलती है तो हमें आश्चर्य क्यों हो रहा है? आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है कि भाई अडानी की चलती है? चलती नहीं, मैं इसलिए होना मैं ही मैं था। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सिन्हा साहब कि क्या जो हमारे बाकी कॉरपोरेट्स हैं, चाहे टाटा हो, महिंद्रा हो, गोदरेज हो, इन्फोसिस हो, क्या बाकी कॉरपोरेट पर भी अडानी का एक प्रेशर होगा? और क्या ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? क्योंकि अगर जो हमारी एक तरफ हम चाहते हैं कि देश उत्पादन करे और दूसरी तरफ पक्षपात भी हो रहा है, क्या ये एक गलत नीति है? या इस नीति के पीछे मोदी जी की सोच क्या है? हो सकता है आप मुझसे बेहतर समझते हो। समझने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर एक बिजनेसमैन के साथ देश में ऐसा संबंध बनाते हैं कि उसकी जो जरूरतें हैं उसको आप पूरा करेंगे, कैसे? पैसे के मामले में नहीं, नीतियों के मामले में। और फिर ये लोगों को विश्वास दें कि हम उसके पीछे खड़े हैं, और फिर वो व्यक्ति जहां चाहे वहां से देश के भीतर देश के बाहर पैसे उठा सकता है, पैसे ला सकता है, लोन ले सकता है, उसके इक्विटी की कीमत बढ़ जाएगी, तो उसका बिजनेस ऐसे चल पड़ेगा कि फिर पैसा ही पैसा होगा। और वो व्यक्ति जो है वो आपके किस काम आएगा? आपके लिए वो एटीएम का काम करेगा। एटीएम, जब जरूरत हुई आप जाइए, एटीएम से पैसे निकाल लीजिए। बहुत बहुत ही कन्वीनियंट, सुविधाजनक ये अरेंजमेंट है ना, कि भाई तुम जितना चाहो आगे बढ़ो, खूब पैसे बनाओ, और हमको जब जरूरत पड़े हमको दे दो। तो जी, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। जी, जी। और एक अंतिम मैंने एक कहा अंतिम कि सवाल। जी, जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि समय भी हो रहा है। अंतिम सवाल, क्योंकि आप विदेश मंत्री भी रहे। अभी एक चर्चा चल रही है कि मोदी जी चाहते थे कि ट्रम्प जो हैं वो उनको इन पर्सनल इन्विटेशन दें, जैसे इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को दिया है, या इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन को दिया है, और भी तमाम राष्ट्राध्यक्षों को पर्सनल लेवल पे ट्रम्प बुला रहे हैं। तो मोदी जी भी चाहते थे, लेकिन ट्रम्प गवर्नमेंट ने मोदी जी को देने के बजाय भारत को दिया, विदेश मंत्रालय को उन्होंने इन्विटेशन दिया। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों में कम से कम प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, क्योंकि चर्चा इस तरह की चल रही है? ये क्या एक तरह का मतलब हमारी जो छवि है कि हमारा प्रधानमंत्री न्योता चाह रहा है? मतलब मान लीजिए आपके घर में मुंडन है और आप न्योता बाँट रहे हैं, मुझे न्योता नहीं दिया, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई हम आप मुझे न्योता दीजिए। तो क्या ज़बरदस्ती न्योता लेना चाहिए, कोशिश बिल्कुल करनी नहीं चाहिए? लेना, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। देखिए ये भी प्रचार की बात है, भारत का डंका बज रहा है दुनिया में। ये सुना है ना आपने फ्रेज, जी। भारत का डंका बज रहा है? अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो आपने कभी सुना कि भारत का डंका बज रहा है? मैं विदेश मंत्री था, मैं अमेरिका गया 2004 के शुरू में, और जब मैं वॉशिंगटन पहुंचा तो हमारी मीटिंग्स के साथ है, हमारे जो समकक्ष विदेश मंत्री थे अमेरिका के, उनके साथ हमारी मीटिंग्स थी। लेकिन हमारे राजदूत ने हमको खबर करी कि आपका पहला अपॉइंटमेंट जॉर्ज बुश राष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के, उनके साथ है कल सुबह 9 बजे व्हाइट हाउस में। तो मैं गया जी, व्हाइट हाउस, बुश साहब से मुलाकात हुई। जितनी देर तक उनके पास समय था उतनी देर तक उनकी हमारी बातचीत हुई, 20-25 मिनट तक। आज तक ना हमारे पहले ना हमारे बाद कोई भी ऐसा मंत्री
इंक्लूडिंग विदेश मंत्री हुआ है देश में, जिसको व्हाइट हाउस से निमंत्रण आया हो और वो जाकर 1-on-1 अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मिला हो? डंका बज रहा था। आपने कहीं सुना कि प्रेस में उस समय 2004 में चारों तरफ अखबारों में ये छपा कि वाजपेयी जी का डंका बज रहा है दुनिया में? लेकिन मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी भीख का कटोरा लेकर भेजा था उन्होंने अपने विदेश मंत्री को कि वॉशिंगटन में जाकर 6 दिन बैठो। 6 दिन बैठकर मैं आपसे कहता हूं कि जो आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लोगों से बातचीत करने से क्या फायदा है इस मौके पर, जब वो जा रहे हैं कुछ दिनों के भीतर, तो उसके आप जाके ब्लिंकन को मिलेंगे और कहेंगे बड़ी अच्छी बातचीत हुई। तो वो 6 दिन वॉशिंगटन में रहे कि मोदी जी को निमंत्रण मिले, मोदी जी को निमंत्रण मिले। डंका ऐसा बज रहा था भारत का कि मोदी जी को निमंत्रण नहीं मिला। और मैं मानता हूं कि बड़ी भारी जगहसाई हुई है पूरे देश की। दुनिया ने देखा कि ट्रम्प ने कई कई लोगों को इनवाइट किया, मोदी जी को इनवाइट नहीं किया, जो भी उसका कारण हो। लेकिन हमको इतना लालाई दिखने की क्यों जरूरत थी? वो भारत देश के प्रधानमंत्री है, एक महान देश है भारत, उसके प्रधानमंत्री है। हम नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। और एक भारतवासी के नाते मुझे बहुत इस बात का दुख है कि हमारे प्रधानमंत्री चाहते थे कि उनको निमंत्रण मिले और उनको निमंत्रण नहीं मिला। एक छोटा सा मैं आपसे बस टिप्पणी चाह रहा था, आखिरी सवाल। आपने वाजपेयी जी के साथ काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया प्रधानमंत्री के तौर पे, तो वाजपेयी को भी आपने देखा, अब आप मोदी को देख रहे हैं, दोनों ही बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन दोनों को अगर मैं कहूं, अगर 2-3 लाइन में इनमें तुलना करूं, तो अब आपकी तुलना क्या होगी? वाजपेयी आसमान और जमीन में, आसमान और जी? जमीन में तुलना, आसमान और जमीन में तुलना हो सकती है क्या? मेरा शॉर्ट आंसर यही है, संक्षिप्त आंसर यही है कि जैसे आसमान और जमीन में तुलना नहीं हो सकती है, उसी तरह वाजपेयी जी और मोदी जी में तुलना नहीं हो सकती है। वाजपेयी जी बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे और इतना अनुभव था उनको देश चलाने का। मोदी जी कहीं आसपास भी नहीं। तो ये थे यशवंत सिन्हा, और इन्होंने एक बात कही कि जो आज के हालात हैं, क्योंकि आज हमने बहस स्टार्ट करी थी रुपए के गिरते मूल्य पे, ऐतिहासिक गिरावट आज रुपए की हुई है। आज शेयर बाजार में खरबों अरबों रुपए का घाटा हुआ है। वहां से बात शुरू हुई थी और वाजपेयी और मोदी पर खत्म हुई। लेकिन जो लब्बो-लुआब सिन्हा साहब का निकलता है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका ये कहना है कि जो हालात आज हमें दिख रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी के फ्रंट पर हो, किसानों को लेकर हो, एक्सपोर्ट्स को लेकर हो, इंपोर्ट्स को लेकर हो, इन्फ्लेशन महंगाई को लेकर हो, उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी का जो इम्प्लीमेंटेशन है और उनकी जो पॉलिसीज हैं, वो जिम्मेदार ज्यादा हैं बजाय ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं। और आखिर में इन्होंने कहा, क्योंकि 2 प्रधानमंत्री बीजेपी से हैं अभी तक, मिस्टर वाजपेयी और मिस्टर मोदी, उन्होंने कहा कि जमीन और आसमान का अंतर है। अब ये जमीन आसमान का अंतर जो उन्होंने जवाब दिया, मुझे लगता है एक सेशन आपसे इसी पर करना पड़ेगा कि जमीन और आसमान में फर्क कितना है। उसके लिए तो बहुत समय चाहिए होगा। थैंक यू सो मच मिस्टर सिन्हा फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।